हेलो फ्रेंड्स। आने वाले 69 बीपीएससी एग्ज़ाम में जो भी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर हैं जो हमने घटना चक्र बुक से भी ली है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 10 अप्रैल 2023 को तीन ऐसी पार्टियां हैं जिनको इन्होंने नेशनल लेवल पे को पार्टी रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया है। पहला है तृणमूल कांग्रेस, सेकंड है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और थर्ड है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई। अब इनको मना क्यों किया गया है? क्योंकि इनको मना इसलिए किया गया है क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी कह सकें, वो क्राइटेरिया में ये लोग फिट नहीं बैठते थे। और हाल में ही आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। अब इस तरीके से भारत में कुल मिलाकर के 6 जो है नेशनल पार्टी बन जाती हैं। जो पहली नेशनल पार्टी है वो है आम आदमी नेशनल पार्टी, दूसरी है बहुजन समाज पार्टी, तीसरी है भारतीय जनता पार्टी, चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वाली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। अब इसमें बात ये आती है कि कौन इलेक्शन कमीशन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, कौन सी नहीं बन सकती। अगर देखिए किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है तो जो भी इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उस इलेक्शन में उसको 2% सीट सिक्योर करनी होती है और एटलीस्ट थ्री स्टेट्स में उनकी सीट, जो वो सीट जीतते हैं 2%, उसमें से एटलीस्ट 3 स्टेट में उनकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ये नहीं कि 2% सिर्फ किसी एक स्टेट से आए, 2% सीट भी होनी चाहिए और 3 स्टेट में होनी चाहिए। ये तो पहली कंडीशन है अगर ऐसा हो जाए। अन्यथा दूसरी कंडीशन ये है कि दूसरा तरीका ये है कि कैंडिडेट को 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए और 4 स्टेट और मोर स्टेट इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शंस में। ठीक है, जो कैंडिडेट हैं उनको 6% वैलिड वोट मिलना चाहिए किसी भी 4 स्टेट में, और एटलीस्ट 4 एमपी इन द लोकसभा में या तो 4 एमपी हों, 6% उनको वोट मिले। ठीक है, मतलब और एटलीस्ट उनके जो है प्रेजेंस हों 4 स्टेट्स में। ठीक है, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में उनके प्रेजेंस होने चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है कि 6% उनको वैलिड वोट मिलना चाहिए। तीसरा है 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में अगर उसको रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टी कही जाती है तो वो नेशनल पार्टी बनने के योग्य है। ये पहली करंट अफेयर न्यूज़ थी। सेकंड देखते हैं। हाल ही में इंडिया ने 12 चीते जो है साउथ अफ्रीका से मंगवाए हैं। अब ये जो चीते मंगवाए गए हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में मंगाए गए हैं। अब चीते किस तारीख को आए थे? सबसे मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो 18 फरवरी 2023 को आए थे। कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। सॉरी फॉर द नॉइस। और कहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं? ये कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी में है, यहाँ पे ट्रांसलोकेट किए गए हैं। भारत में जो चीते हैं वो 1952 में एक्सटिंक्ट हो चुके थे। अब इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इनके? जो चीते मंगाए गए हैं उनको इसलिए मंगाए गए कि हम अपने यहाँ पे एक मेटा पॉपुलेशन डेवलप करना चाहते हैं ब्रीडिंग के थ्रू और सेफ हैबिटेट उनको प्रोवाइड करके, और ताकि जो चीता हमारे यहाँ एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो फिर से ग्रोथ करें, फिर से उनकी पॉपुलेशन बढ़े और वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। भारत, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत एक ऐसा देश है जो टाइगर्स की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अपने यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रखा हुआ है, और बाकी सभी जगहों पे इस तरीके इतनी टाइगर की पॉपुलेशन नहीं, वो भी नेचुरल हैबिटेट में। और हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में ही स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, अब चीता के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। चीता, पहली बात तो ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। इनकी प्रेगनेंसी जो होती है वो 93 डेज़ की होती है। इनकी जो लिटर साइज़ है वो 1 से 6 तक होती है, मतलब 1 से 6 बच्चे तक ये दे सकते हैं। इनकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर की होती है। ये IUCN की लिस्ट में वर्नरेबल है। अब IUCN की जो लिस्ट आती है उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें एक्सटिंक्ट होता है, मोस्ट थ्रेटेंड होता है, वर्नरेबल होता है, इस तरीके से कई कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो वर्नरेबल कैटेगरी में ही आते हैं। चीता की लाइफ स्पेन जो होती है वो 10 से 12 साल के आसपास की होती है। ठीक है, तो इसे एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और आप करंट अफेयर के लिए तो यही है कि आप जितनी ज़्यादा बार हो सके उसको रिवाइज़ करिए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन उन्हीं से आने हैं। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसको कहा जाता है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। ये 83rd वाला संस्करण था।
अब ये कहाँ हुआ है, कब हुआ है? ये 11 और 12 जनवरी 2023 को राजस्थान में हुआ है। इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो थे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, ठीक है, ओम बिरला थे। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो इसका ये हुआ था शिमला में 1921 में, मतलब आज़ादी के पहले से ये चल रहा है, ठीक है। शिमला में 1921 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसके बाद कि एसटी स्टेटस दिया गया है गोंड कम्युनिटी को उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि 4 डिस्ट्रिक्ट में एसटी स्टेटस किसी कास्ट को दिया गया है, जो कि गोंड कम्युनिटी के लोग हैं उनको एससी कम्युनिटी का स्टेटस दिया गया है। और 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली और कुशीनगर। इन 4 स्टेट में जो भी गोंड कम्युनिटी के लोग हैं उनको एसटी कैटेगरी में रखा गया, शेड्यूल ट्राइब में रखा गया है। हाल ही में त्रिपुरा में एक इलेक्शन हुआ था, उसके नतीजों को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस असेंबली में कौन जीता है, या वहाँ पे सीएम कौन बने हैं, या रिसेंट इलेक्शंस जो हुए उनके डाटा के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको देखना ज़रूरी होता है। त्रिपुरा इलेक्शन जो हुआ था 2023 में, इलेक्शन हुआ था 16 फरवरी 2023 को, रिजल्ट आया था 2 मार्च 2023 को। अब इसके बाद टोटल सीट वहाँ पे 63 टोटल सीट्स जो है वहाँ पे 63। बीजेपी को 32 सीट्स मिली और ये पावर में है इस वक्त। इसके बाद तिपरा मोथा करके एक वहाँ पे पार्टी है, उसको 13 सीट मिली है। मानिक साहा वहाँ के सीएम बने सेकंड टाइम, और 8 मार्च को इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया है, ठीक है। इसके बाद त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद मेघालय में भी इलेक्शंस हुए थे। जो मेघालय का इलेक्शन था वो 27 फरवरी 2023 को हुआ था। टोटल यहाँ पे भी 60 सीट्स थे, 59 पे इलेक्शन हो पाए थे। वोटर का टर्नआउट आप यहाँ पे देख सकते हैं 81.57% है, मतलब काफ़ी अच्छा लेवल पे वहाँ पे वोटर का टर्नआउट है। और इसका रिजल्ट 2 मार्च को आया था। कांग्रेड संगमा इसके सीएम बने थे। जब ये करंट अफेयर की सीरीज़ खत्म हो जाएगी तो हम लोग एक रैपिड क्विक रिवीजन जो डाटा बेस पे होगा उसकी भी हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आएंगे और इसे कम्प्लीटली कवर करेंगे। नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका भी इलेक्शन नागालैंड, देखिए मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इनके इलेक्शंस के रिजल्ट हैं ये भी इलेक्शंस 27 फरवरी 2030 को हुआ था। 60 सीट्स यहाँ पे थे, ठीक है। 2 मार्च को इसका रिजल्ट आया है। एनडीपीपी और बीजेपी की एलियंस ने मिल करके, मतलब यहाँ पे जो इलेक्शन लड़े गए थे दोनों लोगों ने मिल करके इलेक्शंस लड़े थे, और इसमें 33 सीट्स इनको मिली है और ये पावर में है। वुमेन लॉ मेकर इलेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम, सलहाउ तो नाउ, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, क्रूज, ये जो है वेस्टर्न आगामी सीट पे जीती हैं, ठीक है। हेकानी जखालू दीमापुर 3rd में जीती हैं, ठीक है। ये 2 महिलाएं हैं जो यहाँ पे इलेक्ट हुई हैं इलेक्शंस में, और यहाँ के जो सीएम हैं वो है न्यूप्यू रियो, और ये 5वीं बार इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये 5वीं बार इलेक्ट हुए हैं। और एक सीएम है जो गुजरात में इस वक्त है, शायद वो 7वीं बार इलेक्ट हुए हैं, जो गुजरात के इस वक्त सीएम है, और ये 5वीं बार इलेक्ट हुए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस 7 मार्च को इन्होंने अपना शपथ ग्रहण किया था। अब केरल की एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि केरल में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाएगा मैनहोल्स को साफ़ करने के लिए। मैनहोल्स को साफ़ करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल ही क्यों करने के लिए लोग मतलब सरकारें जोर दे रही हैं, गवर्नमेंट्स जोर दे रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि जो मैनहोल्स होते हैं उसमें सीवेज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा जमा होते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी जहरीली गैस कंटिन्यूसली निकलती रहती हैं। उस गैस की वजह से जो लोग वहाँ पे सफाई करने के लिए उसमें जाते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सरकार ये चाहती है कि रोबोट्स के इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो केरल ने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया है। केरल बिकेम द फर्स्ट स्टेट। अब पूरे इंडिया में केरल पहली स्टेट है जिन्होंने मैनहोल के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स को लॉन्च किया है। अब ये इनका जो लॉन्च डेट था वो है 24 फरवरी 2023, और उसका नाम है बैंडिकोट। डेवलप्ड किया है जेन रोबोटिक्स ने, और जेन रोबोटिक्स को केरला प्राइड का अवार्ड दिया गया है हडल ग्लोबल उसमें 2022 का जो सेरेमनी था हडल ग्लोबल उसमें। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रोबोट का नाम क्या है, बैंडिकोट उसका नाम है, ठीक है। और जेन रोबोटिक्स ने इसको डेवलप किया है, और इनको अवार्ड भी दिया गया है केरला प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगली न्यूज़ आती है अगली न्यूज़ आती है मुडेरा की।
मुंडेरा इंडिया का पहला 24/7 सोलर पावर विलेज बन गया। मतलब ये है कि यहाँ पे 24 घंटे लाइट रहेगी और जो यहाँ पे लाइट रहेगी वो सोलर पावर से प्रोवाइड की जाएगी। अब इस प्रोजेक्ट के लिए जो पैसा लगा है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था और 3,900 करोड़ मतलब 3900 करोड़ रुपए का ये टोटल प्रोजेक्ट है, जो कि 9 अक्टूबर 2022 को स्थापित किया गया है। पीएम डिक्लेयर्ड मुदेरा फर्स्ट 24/7 पावर विलेज। पीएम साहब ने इस चीज़ की घोषणा की है कि 24/7 यहाँ पे सोलर पावर बिजली रहेगी। देखिए, जो भी चीज़ें पीएम, सीएम, गवर्नर, प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी, वो आप मान के चलिए कि यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस में अक्सर उन सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन, उनके बैकग्राउंड्स पे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित पदों पे बैठे हुए हैं, तो इनके द्वारा किए गए बातों का बड़ा सम्मान किया जाता है और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप मुंडेरा के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इट विल बी द फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो कि खुद से नेचुरल रिसोर्सेज से जो एनर्जी खुद से बनती हैं और जो हार्मफुल नहीं होती, रिन्यूएबल एनर्जी है जो बार बार डेवलप की जा सकती है। तो सोलर एनर्जी भी उसी टाइप की होती है। इट विल हैव सोलर बेस्ड अल्ट्रा मॉडर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस। ठीक है, अब इनके पास जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सोलर बेस्ड चार्जिंग स्टेशन उस पर बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर, यहाँ पे एक चार्जिंग स्टेशन भी डेवलप किया जाएगा जो कि सोलर पावर्ड होगा और इस चार्जिंग स्टेशन से जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज किया जाएगा। इंडियाज़ फर्स्ट ग्रिड कनेक्टेड मेगावाट आवर स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाएगा जिसमें लार्ज स्केल पे जो बैटरी है, बैटरी से जो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर्ड है उनका एक पूरा ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से जो भी दिन में मान लीजिए अगर चार्ज होता है तो चार्ज होने के बाद जो भी पावर जनरेट होगी उसको स्टोर करने के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम बनाया जाएगा और काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी पे इसको बनाया जाएगा, आप कह सकते हैं। मुंडेरा का जो टेंपल है जहाँ पे मोदी जी ने जाकर के ये फेमस अनाउंसमेंट की है वो सन टेंपल है। अब ये जो सन टेंपल है इसको किंग भीमा फर्स्ट जो वहाँ के राजा थे उस वक्त के उन्होंने बनवाया था। ये चालुक्य डायनेस्टी से ताल्लुक़ रखते थे और जो सन टेंपल है ये सन गॉड के लिए, सूर्य भगवान के लिए बनाया गया है। मसहाना डिस्ट्रिक्ट नाम है जहाँ पे ये है और जो रिवर का नाम है वो है पुष्पावती। ठीक है, जो मुंडेरे का ये सन टेंपल है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा गया है 2014 में। दो और सन टेंपल है जो फेमस है, पहला है कश्मीर का मार्टन सन टेंपल और दूसरा है उड़ीसा का कोणार्क सन टेंपल। ये दोनों सन टेंपल हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं और एक मुंडेरा में तो है ही जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, उसके बारे में एक न्यूज़ है जो कि थंथई परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में जो है उससे निकल के आती है। अंडर तमिलनाडु कोस्ट रिस्टोरेशन मिशन इट स्प्रेड इन एरिया अबाउट 80,567 हेक्टेयर्स इन द एरियाज ऑफ अंथियूर एंड गोभी-चिट्टपालयम इन इरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। इट विल बी द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द स्टेट, लिंक बिटवीन नीलगिरीज बायोस्फीयर रिजर्व एंड कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो तमिलनाडु का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कोस्ट रिस्टोरेशन का, मतलब ये है कि जो कोस्टल एरिया होते हैं ओशियंस के आसपास वो जो डैमेज हो रहे हैं उनको बचाए रखने के लिए एक योजना चलाई गई है। उस योजना के तहत तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डेवलप किया गया है। ये जो सेंचुरी है ये अंथियूर और गोभी-चिट्टपालयम जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से उस एरिया को पूरा कवर करता है और ये 18वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी। ठीक है, मतलब तमिलनाडु की 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये एक लिंक है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनेगी। हाल ही में इंडिया ने 17th प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है। पीएम इनॉग्रेटेड द 17th प्रवासी भारतीय दिवस ऑन 9 जनवरी 2023 इन इंदौर एमपी। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुआ है? ये इंदौर एमपी में ऑर्गेनाइज हुआ है। पीएम रिलीज ए पोस्टल स्टैम्प। आज के दिन इस दिन पे पीएम साहब ने एक पोस्टल स्टैम्प रिलीज़ किया, उस पर लिखा हुआ था सुरक्षित जाएं परीक्षित जाएं। ठीक है, ये उनका वो था। ये पूछा जाता है कि थीम क्या थी, पोस्टल स्टैम्प पे क्या लिखा हुआ था, किस दिन मनाया गया है, कहाँ पे मनाया गया है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस एग्जीबिशन थीम आज़ादी का अमृत महोत्सव, कंट्रीब्यूशन ऑफ
कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। जो इस बार की थीम थी वो यही थी कि कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और जो थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वो मोहम्मद इरफान अली थे। ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? गुआना के कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद इरफान अली। जो स्पेशल ऑनर ऑफ गेस्ट थे वो थे मिस्टर चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूरीनाम के प्रेसिडेंट कौन है और गुआना के प्रेसिडेंट कौन है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। हाल ही में मणिपुर में एक फेस्टिवल मनाया गया है, उसको कहा गया है मणिपुर संघाई फेस्टिवल। अब मणिपुर संघाई फेस्टिवल में थीम क्या थी? पहली बात तो ये मणिपुर में मनाया जाता है मणिपुर संघाई फेस्टिवल। जो इनकी थीम है वो थी फेस्टिवल ऑफ वननेस। अब मणिपुर संघाई फेस्टिवल का नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? तो संघाई ब्राउन एंटीलर डियर जो कि मणिपुर में पाया जाता है, उनके नाम पे इसको रखा गया है। और ये नवंबर 2022 में इस फेस्टिवल को मनाया गया था। इसका मतलब ये है कि जब 2023 का नवंबर आएगा तो फिर इसको मनाया जाएगा, क्योंकि ये साल में एक बार मनाया जाता है। अब इसके बाद होता है ब्राउन एंटीलर डियर, जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, थोड़ा देख लेते हैं। IUCN की लिस्ट में इसको इंडेंजर्ड कहा गया है। ठीक है, संघाई इसको कहा जाता है, ब्राउन एंटीलर डियर कहा जाता है, डांसिंग डियर भी कहा जाता है। इनके 3 नाम हैं। ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, इसलिए इसकी इतनी इज्जत है। शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, 1972 में आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके शेड्यूल 1 में इसको रखा गया है। मतलब ये है कि ये इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इनको बचाना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, हाल ही में ब्लू टैग्स दिए गए हैं, ब्लू फ्लैग टैग्स दिए गए हैं कुछ बीचेस को। ठीक है, अब उसमें से 2 नाम हैं। पहली बात है, एक है मिनीकोय ठुंडी बीच और दूसरा है कदमत बीच। ये दोनों बीच लक्षद्वीप में है। भारत के पास टोटल ब्लू टैग वाले बीच 12 हैं नंबर्स में। और जो फाउंडेशन है जो इनको देती, मतलब जो संस्था है जो ब्लू फ्लैग टैग देती है किसी भी बीच को, वो है फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। अब ब्लू फ्लैग टैग जो दिया जाता है वो बीच की कुछ क्वालिटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका एवेल्युएशन करके हर साल ये लोग देते हैं। तो 2 भारत को इस बार मिले हैं। अब गुजरात में एक इलेक्शन हुआ है, गुजरात में एक इलेक्शन हुआ है। आई एम सॉरी, मैंने एक जगह ये कह दिया था कि गुजरात में 7 बार जो है एक CM लगातार है। 7 बार CM नहीं, 7 बार एक पार्टी लगातार रही है। फॉर द इनकन्वीनियंस सॉरी। गुजरात इलेक्शन 8 दिसंबर 2022 को ये इलेक्शन हेल्ड हुआ है और इसको बीजेपी इसमें पावर में रही है। 156 सीट्स पे 182 में इसने अपनी जगह बनाई है। जो बीजेपी है वो लगातार 7वीं बार पावर में आई है। मैंने जब मैं इलेक्शंस की जब बातें डिस्कस कर रहा था उस वक्त मैंने गलती से ये कह दिया था कि जो वहाँ गुजरात के CM है शायद वो 7वीं बार लगातार आए हैं, ऐसा नहीं है। उस जगह मैंने गलत बोल दिया था। बीजेपी पार्टी लगातार 7वीं बार जीती है। जो CM है वो हैं भूपेंद्र पटेल, ये 2nd टाइम लगातार बने हैं। ठीक है, और जो वोटर्स का टर्नआउट है वो 64% का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वोटर्स का टर्नआउट काफ़ी कम है। हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे जीती है। 40 सीट्स पे इसने अपनी जगह बनाई है 68 में से। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM बने हैं। जो वोटर टर्नआउट है वो 74% का है। इसके बाद अब आता है प्रेसिडेंट इलेक्शन। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ इंडिया 2022 में हुआ था उसके रिजल्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये 15th प्रेसिडेंट हैं हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आर्टिकल 55 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहता है कि इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच इलेक्शन बाय अ सीक्रेट बैलेट। आर्टिकल 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बात की गई है और इसमें ये भी कहा गया है कि जो इलेक्शन होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू और सीक्रेट बैलेट में होगा। ये इतनी बात हमारे संविधान में लिखी हुई है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के। और इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन यही आएगा कि किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उनकी बात कही जाती है। इसके बाद आता है 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 14th वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे हैं वो हैं श्री जगदीप धनखड़। ठीक है, ये इस वक्त जो है पावर में है।
इसके बाद अभी एक नई कमीशन की रिपोर्ट आई है, जो है कि जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट। ये इलेक्शन से संबंधित रिपोर्ट जारी करते हैं कि कहाँ पे चुनाव किस तरीके से कराने हैं, कहाँ पे कितनी सीट का अलॉटमेंट्स होना है। तो एक एक कमीशन बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट अब आ चुकी है। ऑन May 5, 2022 हेडेड बाय रंजना प्रकाश देसाई, ये उस कमीशन को लीड कर रहे थे। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स आर इंक्रीज फ्रॉम 83 to 90, टोटल 90 सीट्स अब वहाँ पे कर दी गई हैं। 43 जम्मू रीजन के लिए है, 47 कश्मीर रीजन के लिए है। ठीक है, ये इसमें ये बातें पूछी जा सकती है, जम्मू रीजन के लिए कितनी सीट्स हैं, कश्मीर रीजन के लिए कितनी सीट्स हैं। पहले टोटल जम्मू कश्मीर में 83 सीट्स हुआ करती थी, अब 90 सीट्स रहेंगी। इसके बाद है इंडियाज़ 33 एनिमल रिजर्व कम टू यूपी इन उत्तर प्रदेश, कम अप टू उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 33वां भारत का एलिफेंट रिजर्व बनाया जा रहा है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गिव द नोट टू तराई एलिफेंट रिजर्व इन दुधवा पीलीभीत रीजन इन उत्तर प्रदेश। तराई एलिफेंट रिजर्व विल हैव टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वाम डियर, 1 हॉर्न डायनासोर्स। अब जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी की जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो तराई एलिफेंट रिजर्व है वो दुधवा पीलीभीत रीजन, आप यूपी में देखेंगे तो दुधवा एक रीजन है, दुधवा पीलीभीत का जो रीजन है यहाँ पे इसको मार्क किया गया है। और यहाँ पे कौन कौन से एनिमल मिलेंगे, टाइगर मिलेगा, एशियन एलिफेंट्स मिलेंगे, स्वैम्प डियर मिलेंगे, 1 हॉर्न डायनासोर्स मिलेंगे। इतने एनिमल्स तो यहाँ पे पाए जाएंगे। तराई एलिफेंट रिजर्व विल हैव टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम्प डियर एंड 1 हॉर्न डायनासोर्स। ये अब प्रोजेक्ट एलिफेंट की स्टार्ट कब हुई थी? 1992 में हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब सपोर्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स पाए जाते हैं, उसके बाद असम में पाए जाते हैं, उसके बाद केरल में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कहाँ पे हैं, तो कर्नाटक में है एलिफेंट्स, फिर उसके बाद असम में है, फिर उसके बाद केरल में है। ये 2017 में जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। अभी हाल ही में एक स्कीम स्टार्ट की गई है, सागर मंथन। अब सागर मंथन स्कीम क्या है? ये पहली बात तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कीम है और ये डैशबोर्ड सिस्टम पे है, मतलब ऑनलाइन है। इस स्कीम की फीचर्स क्या हैं? डाटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। सागर मंथन स्कीम जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन पे काम करेगी, रियल टाइम मॉनिटरिंग पे काम करेगी, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन पे काम करेगी। और ये जो स्कीम है, ये स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल। ये 2 क्वेश्चन इससे तो इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात सागर मंथन स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, तो पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज की है, और इसके मिनिस्टर कौन है, तो श्री सर्बानंद सोनोवाल इसके मिनिस्टर हैं। और हाल ही में नमामि गंगे इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है। अब इस इनिशिएटिव में अगर आप देखेंगे तो यूएन ने इस बात को रिकॉग्नाइज़ किया है कि वर्ल्ड की जो टॉप 10 रिस्टोरेशन स्कीम्स चल रही हैं फ्लैगशिप में, उसमें इंडिया की जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है वो भी इवॉल्व है। यूएन ने इसको 14 दिसंबर 2022 को अवार्ड दिया है, और ये अवार्ड यूएन द्वारा मिला है और नमामि गंगे इनिशिएटिव इसको मिला है। और भी करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट्स आर्टिकल हैं जो कि हम आने वाली क्लासेज में डिस्कस करेंगे, और आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर प्रोवाइड कर सकें, जो आने वाले 69 बीपीएससी एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू।